प्यारे बच्चों, प्रीवियस की वीडियोस में आपने प्रश्नावली 1.1 की कुछ प्रॉब्लम्स को हल किया था। आगे के प्रॉब्लम्स को हम कंटिन्यू करेंगे। प्रश्न संख्या 4 आपसे कहता है कि रविवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था। सोमवार को तापमान 3 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। मंगलवार के दिन श्रीनगर का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। तो आपको बतलाना है कि मंगलवार को श्रीनगर का तापमान कितना था। बच्चों, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यदि एक संख्या रेखा पर हम एक बिंदु अंकित करते हैं जो कि -5 डिग्री सेल्सियस को प्रदर्शित करता है। राइट बच्चों, यहाँ पर यह ध्यान देना है कि -5 डिग्री सेल्सियस किस दिन का तापमान था? रविवार के दिन का। तो हम यहाँ लिखते हैं रविवार। ये रविवार के दिन का तापमान है -5 डिग्री सेल्सियस। बच्चों, यह ध्यान देना है कि अगले दिन यानी सोमवार को तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस कमी हो जाती है, 3 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों, आप यहाँ ध्यान देंगे सिर्फ एक बातों को, पहला कम और दूसरा ज़्यादा। यदि जब बात करती है कम की, तो कम में हम संख्या रेखा के बाईं ओर आएंगे या फिर संख्या रेखा के दाहिनी ओर जाएंगे। बच्चों, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि कम अगर कहा जाए यानी कि नेगेटिव होता जा रहा है, और यदि ज़्यादा कहा जाए दैट मीन्स पॉजिटिव होता जा रहा है। राइट बच्चों, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि 3 डिग्री सेल्सियस सोमवार को क्या हो जाता है, तापमान में कमी आ जाती है। तो कमी आ गई यानी माइनस की ओर चलेंगे, और संख्या रेखा में माइनस बाईं ओर यानी बाईं ओर जब हम चलते जाते हैं तो उसमें कमी को यह प्रदर्शित करता है। तो 3 डिग्री सेल्सियस कम हो जाती है, यानी कि हम -5 डिग्री सेल्सियस से हम 3 डिग्री सेल्सियस यानी कि 3 स्टेप हम कहाँ आ जाएंगे, पीछे आ जाएंगे। यानी यहाँ से हम बैक करते हैं कुछ इस प्रकार का, और इस पोजीशन पर हम आकर रुक जाते हैं। तो इस बिंदु पर का जो अंकित मान होगा, राइट बच्चों, इस बिंदु पर का जो अंकित मान होगा वही मान हमारा सोमवार के तापमान को प्रदर्शित करेगा। अब इसके बाद आपसे प्रश्न में क्या कहता है कि मंगलवार को श्रीनगर का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो यहां से अब सोमवार को तापमान यहां पर इस बिंदु पर जो भी मान अंकित होंगे वह तो सोमवार के होंगे। अब यहाँ पर है कि 2 डिग्री सेल्सियस मान बढ़ जाता है, दैट मीन्स ज़्यादा हो जाता है, मीन्स पॉजिटिव। और पॉजिटिव यानी संख्या रेखा के हम दाहिनी ओर चलेंगे। तो 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है यानी यहाँ से हम 2 स्टेप आगे की ओर चले जाएंगे। तो इस बिंदु पर जो भी मान अंकित होंगे वह मान हमारे मंगलवार के दिन के तापमान को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। राइट बच्चों, तो अब इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हम इस प्रश्न को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो सबसे पहले हम यहां लिखते हैं रविवार का तापमान। तो बच्चों यहां ध्यान देंगे, रविवार का तापमान आपका कितना है? तो रविवार का तापमान आपका दिया है -5 डिग्री सेल्सियस। सोमवार को तापमान कम हो गया, यानी यहां लिखेंगे सोमवार के तापमान में हुई कमी बराबर। तो सोमवार के तापमान में कितनी की कमी हुई कमी बराबर 3 डिग्री सेल्सियस। 3 डिग्री सेल्सियस। राइट बच्चों, तो यहां पर हम निकालेंगे सोमवार का तापमान बराबर सोमवार का तापमान। यहां आप ध्यान दीजिए, रविवार का तापमान आपका था -5 डिग्री सेल्सियस, और कमी कितनी की हुई, 3 डिग्री सेल्सियस की। तो कमी हुई यानी हम इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 डिग्री सेल्सियस को या ऐड करेंगे।
तो जब कमी होगी दैट मीन्स हम यहाँ घटा देंगे 3 डिग्री सेल्सियस। अब बच्चों इसके बाद की कैलकुलेशन आपको पता होनी चाहिए, दो ऋणात्मक चिन्ह आपस में मिलकर क्या हो जाती है, धनात्मक हो जाती है। दैट मीन्स 5 डिग्री सेल्सियस और 3 डिग्री सेल्सियस दोनों को यदि जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 8 डिग्री सेल्सियस। अब दोनों में बड़ा का चिन्ह क्या है, ऋणात्मक, यानी कि 8 डिग्री सेल्सियस आपका ऋणात्मक में हो जाएगा। राइट बच्चों, ये हमने प्राप्त किया सोमवार का तापमान। अब कहता है कि मंगलवार को श्रीनगर का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। हम यहां लिखते हैं मंगलवार के तापमान में हुई वृद्धि बराबर, मंगलवार के तापमान में हुई वृद्धि। तो बच्चों यहाँ आप ध्यान देंगे, मंगलवार के तापमान में कितनी की वृद्धि होती है, 2 डिग्री सेल्सियस की। तो हम यहाँ लिख देते हैं 2 डिग्री सेल्सियस। तो जब मंगलवार के तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की जब वृद्धि होगी तो मंगलवार का तापमान क्या होगा, तो यहाँ लिखते हैं मंगलवार का तापमान बराबर। अब बच्चों यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, सोमवार का तापमान हमारा है -8 डिग्री सेल्सियस और मंगलवार को क्या होता है, 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। तो यहाँ लिखते हैं 2 डिग्री सेल्सियस। अब बच्चों यहाँ ध्यान देना है, चूंकि बढ़ जाती है दैट मीन्स हम जोड़ेंगे या घटाएंगे, तो बढ़ जाती है दैट मीन्स हम यहाँ क्या कर देंगे, इन दोनों तापमान को हम जोड़ देंगे। अब बच्चों यहाँ ध्यान देना है, एक ऋणात्मक और एक धनात्मक चिन्ह आपस में मिलकर क्या हो जाते हैं, ऋणात्मक, यानी 8 में से 2 चला गया, कितना बच गया आपका, 6 डिग्री सेल्सियस। राइट बच्चों, लेकिन इन दोनों में से बड़ा का चिन्ह कौन सा है, तो बड़ा का चिन्ह है आपका ऋणात्मक, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस। तो आपको यहाँ से ये पता होनी चाहिए कि मंगलवार का तापमान कितना डिग्री सेल्सियस होगा, -6 डिग्री सेल्सियस। दैट्स योर बच्चों। प्रश्न संख्या 5 आपसे कहता है, मनोज अपनी बैंक खाते में 5,000 रुपये जमा करता है। यहाँ पर एक मनोज नाम का व्यक्ति है जो कि अपने खाते में 5,000 रुपया क्या करता है, जमा करता है। जमा करता है दैट मीन्स वो उसके अकाउंट में रहता है, तो वो उसका पैसा जो है वो पॉजिटिव पैसा है उतना, यानी कि इसके पास इतने पैसे अभी हैं। आप यदि इसे इतने पैसों की मांग करेंगे तो इतना पैसा है ये आपको दे सकता है। तो जमा करता है दैट मीन्स उसके अकाउंट में 5,000 रुपये हैं और अगले दिन इसमें से 2674 रुपये यानी 2,674 रुपये इसमें से क्या कर लेता है, निकाल लेता है। तो बच्चों यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि इस 5,000 रुपये में वह 2,674 रुपये इसमें से ये क्या करता है, निकाल लेता है। तो बच्चों आप पहले मुझे यह बात बताइए कि 5,000 में से अगर 2,674 रुपये अगर वो निकाल लेता है तो उतने पैसे उसके कम हो जाएंगे या उतने पैसे उसके बढ़ जाएंगे। राइट बच्चों, तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि ये अगर 5,000 में से 2,674 रुपये को यदि वो निकाल लेता है तो उतने पैसे उसके कम हो जाएंगे और कम को हम किसी से निरूपित करते हैं, तो माइनस से, यानी ऋणात्मक चिन्ह से। तो बच्चों यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यदि खाते में से निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है, देखिए ऋणात्मक संख्या से निरूपित कर दिया गया। अगर आपसे हम ये बोल दें कि 5,000 में से -2,674 रुपये को हमने जमा किया, दैट मीन्स हमने उतने पैसे को निकाल लिया। राइट, आगे आपसे प्रश्न पूछता है कि तो खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करेंगे। तो जब हम निकालने की राशि को, निकासी राशि को जब हम ऋणात्मक चिन्ह से निरूपित करते हैं, तो अगर मान लीजिए हम उसमें खाते में जितने भी पैसे हम उसमें जमा करते हैं, जितने भी पैसे जमा कर रहे हैं, तो जिन पैसों को हम जमा कर रहे हैं हम उसे किस राशि से हम निरूपित करेंगे। राइट, हम उसको पॉजिटिव से निरूपित करेंगे या फिर हम उसे नेगेटिव से निरूपित करेंगे। तो निकासी राशि को हमने ऋणात्मक से निरूपित किया, तो अगर जमा कर रहे हैं मतलब उतने पैसे हमारे बढ़ेंगे या घटेंगे। तो ध्यान देना है कि अगर हम पैसे को जमा करते हैं तो हमारा इस 5,000 में कुछ न कुछ की वृद्धि जरूर होती है। दैट मीन्स हमारे खाते की राशि
प्लस में हो जाएगी। राइट बच्चों, तो यहाँ पर आपका ये पहला प्रश्न है कि खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करेंगे। तो आप लिखेंगे खाते में जमा की गई राशि को हम धनात्मक चिन्ह से निरूपित करेंगे। राइट बच्चों, चलिए आगे के प्रश्न में आपसे कहता है कि निकासी के बाद मनोज के खाते की शेष राशि ज्ञात कीजिए। निकासी के बाद आपको बतलाना है कि मनोज के खाते में कितने पैसे बच गए। यदि 5000 में से वह 2674 रुपये को निकाल लेता है तो कितने पैसे बचेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे शेष राशि। राइट बच्चों, शेष राशि, या आप इसको पूरे वाक्य के साथ लिख सकते हैं। मनोज के खाते में बची शेष राशि बराबर, हमारे पास कुल पैसे कितने थे, 5000 रुपये थे, और इस 5000 रुपये में से हम 2674 रुपये को क्या करेंगे बच्चों, घटा देंगे। जब दोनों को घटाएंगे तो घटाने के बाद कितना आएगा, घटाओ सबको आती है। 10 में से 4 चला गया, 6 बच गया। यहाँ पर बचे 9, 9 में से 7 गए, बच गए 2, 9 में से 6 चले गए, बच गए आपके 3, और यहाँ पर बचे 4 में से 2 चले गए, बच गए 2, यानी 2326 रुपया। ये है मनोज के खाते में बची शेष राशि। बच्चों प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6 आपसे कहता है सीमा बिंदु ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। बच्चों सबसे पहले इस प्रश्न को समझने के लिए आप इस चीज को समझें। अगर हम पूर्व इधर की ओर मानते हैं तो पश्चिम जस्ट इसके विपरीत तरफ में होगी। अगर हम इधर की दिशा को पूर्व मानते हैं तो इसकी विपरीत दिशा हमारी क्या हो जाएगी, पश्चिम। ऊपर की दिशा हमारी क्या हो जाएगी, उत्तर, और नीचे की दिशा हमारी क्या हो जाएगी, दक्षिण। राइट बच्चों, अब यहां से आपको समझना है, प्रश्न में यह कहता है कि सीमा जो है वो बिंदु ए से, मान लिया जाए बिंदु ए आपका ये है, इसको हमने नाम दे दिया बिंदु ए। तो सीमा बिंदु ए से पूर्व की ओर, तो पूर्व देखिए आपका किधर की ओर है, उधर की ओर है। तो पूरब की तरफ वह 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है और बिंदु बी तक वह पहुंच जाती है। तो यहां से यह 20 किलोमीटर की दूरी तय करती चली जाती है, यहां से सीधे चली जाती है। यह मान लिया जाए कि आपकी बिंदु बी यहां पर है। तो बिंदु ए से बिंदु बी के बीच की दूरी कुल कितनी किलोमीटर है, 20 किलोमीटर। हमने वहां डिनोट कर दिया कि सीमा बिंदु ए से बिंदु बी तक, राइट, जो कि बिंदु बी पूर्व दिशा की ओर है, वह कुल 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसी सड़क के अनुदेश जैसे वो गई तो इस रास्ते से गई और बिंदु बी पर पहुंच गई। अब कहता है इसी सड़क से वो बिंदु बी से चलना प्रारंभ करती है और वह 35 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करती है। तो पूर्व के जस्ट अपोजिट साइड में हमारा क्या है, पश्चिम है। तो अब ये यहां से चलना शुरू करती है 35 किलोमीटर। तो यहां से चलती चली जाती है, चलती आती है, चलती आती है। जब बिंदु ए पर पहुंचती है तो वह कुल 20 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। राइट बच्चों, अभी भी उसके पास और भी दूरी बची हुई है। तो यहां से चलते 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 मान लिया जाए सपोज इस बिंदु पर पहुंचते ही, इस बिंदु का नाम हमने अपने मन से ले लिया सी। तो बिंदु बी से जब वह बिंदु सी की ओर पहुंचती है तो कुल वह 35 किलोमीटर की दूरी क्या करती है, तय करती है। राइट बच्चों, अब यहां पर आपको यह समझना है कि प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि पश्चिम की दूरी से पहले यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक पूर्णांक से अगर निरूपित किया जाता है तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करेंगे। बच्चों यहां पर आप ध्यान दीजिए कि यह बिल्कुल देखिए एक संख्या रेखा के प्रकार का आपको दिखलाई दे रहा है। पूर्व, अगर वह पूरब की ओर चलती है तो धनात्मक चिन्ह से या धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है। तो जब इसके विपरीत वो चलेगी, संख्या रेखा के जस्ट विपरीत चलेगी, तो हमारी धनात्मक के बजाय कौन से पूर्णांक पे पहुंचेगी, ऋणात्मक पूर्णांक में। हमने संख्या रेखा पर जब देखा था कि जब हम दाहिनी ओर आगे बढ़ते चले जाते हैं तो दाहिनी ओर बढ़ने पर
हमारे धनात्मक पूर्णांक बढ़ते जाते हैं, लेकिन जब हम बाईं ओर बढ़ते हैं तो हम ऋणात्मक की ओर बढ़ते जाते हैं। तो जब यह विपरीत दिशा में चलेगी, दैट मीन्स जब वो पश्चिम की दिशा में चलेगी, तो हम उसे ऋणात्मक पूर्णांक से क्या करेंगे, निरूपित करेंगे। राइट बच्चों, अब यहाँ पर अगला प्रश्न आपसे यह कहता है कि बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित करेंगे। अंतिम स्थिति को यानी कि जब बिंदु सी पर वो पहुंच जाता है, तो बिंदु सी पर पहुंचने के बाद यानी ये प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी जो आएगी, उस दूरी को आप किस पूर्णांक से निरूपित करेंगे, धनात्मक पूर्णांक से या फिर ऋणात्मक पूर्णांक से। तो बच्चों सबसे पहले इसके उत्तर में आप लिखेंगे, इसके उत्तर में आप लिखेंगे पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है। तो यहां पर लिखेंगे पश्चिम की दूरी को, पश्चिम की ओर क्या तय की गई दूरी को, पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को किस चिन्ह से, तो ऋणात्मक पूर्णांक से निरूपित करेंगे। तो हमने यहाँ लिख दिया ऋणात्मक पूर्णांक से निरूपित करेंगे। राइट बच्चों, यहां पर इसी में हमारा अगला प्रश्न है, बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे हम बिंदु ए से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी। सबसे पहले तो दूरी ही निकालेंगे, तब तो हमें पता चलेगा कि वो धनात्मक पूर्णांक में आएगा या फिर ऋणात्मक पूर्णांक में। तो यहां पर हम लिखेंगे बिंदु ए से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, के बीच की दूरी, अंतिम बिंदु के बीच की दूरी बराबर। अब बच्चों यहां ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले वो यहां से गया बी पर, तो 20 किलोमीटर की टोटल दूरी को वह तय करता है। राइट बच्चों, अब वह बिंदु बी से जब बिंदु सी की ओर आता है तो 35 किलोमीटर की दूरी को वो तय करता है। लेकिन ये 35 किलोमीटर की दूरी को हम कौन से चिन्ह से, तो ऋणात्मक चिन्ह से हम इसको प्रदर्शित करेंगे। तो हम यहाँ पर इसे माइनस में कर देते हैं। राइट बच्चों, अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, एक धनात्मक चिन्ह और एक ऋणात्मक चिन्ह आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, ऋणात्मक। तो दोनों को आप घटा दीजिए, 35 में से 20 चले गए, क्या बच गया है 15। बड़ा का चिन्ह क्या है, माइनस, यानी कि -15 जो आया ये पूर्णांक हमारा किस चीज में आया, माइनस में, दैट मीन्स ऋणात्मक में। तो आप यहाँ लिखेंगे इसके नीचे बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को हम ऋणात्मक पूर्णांक से निरूपित करेंगे। आप इतना लिखें, या फिर यहाँ पर आप इस प्रकार से लिखेंगे बराबर में ऋणात्मक पूर्णांक से क्या करेंगे, निरूपित करेंगे। बच्चों प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 7 आपसे कहता है कि एक मायावी वर्ग है। सबसे पहले बच्चों आपको यह समझना है कि मायावी वर्ग है क्या। मायावी वर्ग दैट मीन्स जादुई वर्ग। अब इस जादुई वर्ग की कुछ अपनी विशेषता है, कुछ गुण होते हैं इसके। अब वह गुण क्या है, आप इस चीज को समझिए। सबसे पहले आपको 3 पॉइंट्स को ध्यान रखना है। पहला स्तंभ, दूसरे नंबर में आपको ध्यान देना है पंक्ति, और तीसरे में आपको ध्यान देना है विकर्ण।
जैसे कि आपको एक वर्गाकार आकृति दी हुई है। अब इसमें आपको यह जानना है कि इसमें स्तंभ कौन है, इसमें पंक्ति कौन है और इसमें विकर्ण कौन है। तो बच्चों सबसे पहले आप यह ध्यान दीजिएगा, ये जो खड़ी लाइन यानी कि इस खड़ी बॉक्स में जितनी भी संख्याएं हैं, यानी कि ये एक खड़ी बॉक्स हमारी ये पहली स्तंभ कहलाएगी। यानी कि इस तरह से खड़ी खड़ी बॉक्सों के अंदर में जितने भी खड़े खड़े आपको बॉक्स दिखाई दे रहे हैं वह सभी हमारे क्या हैं, स्तंभ है। वो उतने स्तंभ उसमें दिखेंगे। तो ये हमारी, जैसे ये हमारा पहला स्तंभ हुआ, ये हमारा दूसरा स्तंभ हो जाएगा और ये हमारा तीसरा स्तंभ हो जाएगा। तो बच्चों आपको ध्यान देना है कि किसी भी वर्ग में खड़ी बॉक्स हमारी पहली स्तंभ कहलाएगी, दूसरी खड़ी बॉक्स दूसरी स्तंभ कहलाएगी, तीसरी खड़ी बॉक्स तीसरी स्तंभ कहलाएगी, चौथी खड़ी बॉक्स चौथी स्तंभ कहलाएगी। राइट बच्चों, अब यहां ध्यान देना है कि ये तो खड़ी लाइन को या खड़ी बॉक्स को हम क्या कह रहे हैं, स्तंभ कह रहे हैं। लेकिन जो पड़ी बॉक्स हैं इस प्रकार की, आप ये जो देख रहे हैं ये पड़ी बॉक्स, ये पड़ी बॉक्स 2, ये पड़ी बॉक्स 3, तो ये पहली पड़ी बॉक्स को हम क्या कहेंगे, पंक्ति। यानी ये हो गया आपका स्तंभ, ये आपकी हो जाएगी पंक्ति, ये हो गई आपकी पंक्ति और बचे आपके क्या, विकर्ण। तो विकर्ण में बच्चों आपको ध्यान देना है कि बिल्कुल इस कोने से लेकर के बिल्कुल इस कोने तक में, यानी कि इस प्रकार से अगर हम एक सरल सीधी रेखा खींचते हैं तो इस रेखा के अंतर्गत आने वाले जितने भी बॉक्स होंगे वह आपके एक विकर्ण को क्या करेंगे, बनाएंगे। बात समझ में आ रही बच्चों? तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि ये हमारे विकर्ण हो गए। तो ये कितने विकर्ण हुए, एक विकर्ण। ऐसे हम इस कोने से भी खींच सकते हैं, तो इस कोने से यदि हम खींचते हैं तो ये हमारे कौन से विकर्ण हो जाएंगे, तो ये हमारे दूसरे विकर्ण हो जाएंगे। राइट बच्चों, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि अगर हम किसी बॉक्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उसकी खड़ी बॉक्स से स्तंभ को प्रदर्शित करेगी, पड़ी बॉक्स पंक्ति को प्रदर्शित करेगी और हमारे कोने से कोने यानी कि कोने से गुजरने वाली बॉक्स हमारे विकर्ण को प्रदर्शित करेगी। राइट बच्चों, अब यहाँ पर आपको जादुई वर्ग के बारे में समझना है कि जादुई वर्ग क्या कहता है कि खड़ी बॉक्स में यानी कि जितने भी स्तंभ हैं, जितनी भी पंक्तियां हैं और जितने भी विकर्ण हैं, अगर उन सभी संख्याओं को यदि आपस में जोड़ी जाए तो जोड़ने के बाद हमारी रिजल्ट जो आएंगे वो समान आएंगे। यदि समान आते हैं तो वह आपके जादुई वर्ग या मायावी वर्ग होंगे और अगर नहीं तो वह जादुई वर्ग और मायावी वर्ग नहीं होंगे। राइट बच्चों, जैसे आप यहाँ पर ध्यान देंगे, हमारी पहली स्तंभ ये हुई, ये हमारी दूसरी स्तंभ हो गई, ये हमारी तीसरी स्तंभ हो गई। हम पहले स्तंभ के सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसे लिखेंगे। फिर दूसरे स्तंभ को जोड़ेंगे, फिर जो रिजल्ट आएंगे उसे लिखेंगे। फिर हम तीसरे स्तंभ को जोड़ेंगे, फिर जो रिजल्ट आएंगे उसको लिखेंगे। ये तीनों स्तंभ के रिजल्ट आपस में बराबर होने चाहिए। उसी प्रकार यदि हम पहली पंक्ति को जोड़ने पर जो रिजल्ट आएगा उसे लिखेंगे, दूसरी पंक्ति की संख्याओं को जोड़ने पर जो रिजल्ट आएगा लिख देंगे, उसी प्रकार तीसरे को भी लिखेंगे। तो इन तीनों पंक्तियों के रिजल्ट जो आए हैं वो और स्तंभ ये सभी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। उसी प्रकार यदि हम विकर्णों को जोड़ते हैं तो पहले विकर्णों को जोड़ने पर और दूसरे विकर्णों को जोड़ने पर, इन सभी पंक्तियों, स्तंभों और विकर्णों को जोड़ने पर आपको एक ही रिजल्ट प्राप्त होंगे, तब वो जादुई वर्ग या मायावी वर्ग कहे जाएंगे। राइट बच्चों, अब हम ये देखेंगे कि ये जो हमारी वर्ग ए है, वर्गाकार बॉक्स जो आपकी ए दे रखी गई हैं, इस ए में क्या यह गुण को ये क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है या नहीं। अगर करता है तो यह मायावी वर्ग है, नहीं तो नहीं है। तो बच्चों आइए हम इसको चेक करते हैं कि यह मायावी वर्ग है या फिर नहीं है। तो बच्चों सबसे पहले हम यहां पर लिखते हैं स्तंभ के लिए। किसके लिए, स्तंभ के लिए। अब स्तंभ के लिए हम यहां पर लिखते हैं पहले,
पहले स्तंभ के लिए हो गया, या फिर हम सिर्फ लिख देते हैं पहला। राइट बच्चों, हम यहाँ लिखते हैं पहला। अब पहले में आप ध्यान दीजिएगा, हमारी पहली पूर्णांक कौन है? 5, दूसरी पूर्णांक है -5, तीसरी पूर्णांक है 0। इन सबों को हम आपस में क्या करेंगे? जोड़ देंगे। चलिए जोड़ते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, 5 का 5, एक धनात्मक चिन्ह और एक ऋणात्मक चिन्ह क्या बन जाते हैं? ऋणात्मक। तो ऋणात्मक 5 का 5 और प्लस में 0 का 0 बराबर में 5 में से 5 चला गया बच्चों, क्या बच गया? 0। 0 और 0 को जोड़ेंगे, क्या प्राप्त हो जाएंगे? 0। राइट, ये कौन से स्तंभ के लिए हमने काम किया? पहला स्तंभ के लिए। अब इसके नीचे हम लिखते हैं कौन से स्तंभ के लिए? तो लिखते हैं दूसरा स्तंभ के लिए। चलिए, दूसरे स्तंभ में संख्याएं कौन कौन सी है? पहले है -1, फिर है आपका -2, फिर है आपका 3। इन सभी संख्याओं को क्या करना है बच्चों? जोड़ देना है। जब जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त करेंगे? ध्यान देंगे, -1 का -1 प्लस माइनस -2 का 2 प्लस 3 का +3। राइट बच्चों, यहाँ पर आपको समझना है, एक धनात्मक चिन्ह है और एक ऋणात्मक चिन्ह है। धनात्मक चिन्ह और ऋणात्मक चिन्ह आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? ऋणात्मक बनाते हैं। अब बच्चों यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ऋणात्मक और ऋणात्मक क्या बन जाते हैं? धनात्मक। तो 2 और 1 कितने हो गए हैं? तो हो गए हैं आपके 3। तो हमने यहाँ लिख दिया 3। बड़ा का चिन्ह क्या है? माइनस में, यानी -3, और बाद में है आपका +3, तो हम यहाँ लिख देते हैं +3। राइट बच्चों, अब यहाँ ध्यान दीजिए, धनात्मक चिन्ह और ऋणात्मक चिन्ह आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? ऋणात्मक बनाएंगे। तो घटा दीजिए, 3 में से 3 चले गए तो 0। राइट बच्चों, ये हमारे दूसरे स्तंभ हुए। अब हम लोग कौन से स्तंभ में चल रहे हैं? तीसरे स्तंभ में। तो हम यहाँ लिखते हैं तीसरा स्तंभ। अब तीसरे स्तंभ में पहली संख्या कौन सी? -4, दूसरी संख्या 7, तीसरी संख्या -3। इन सबों को क्या करना है बच्चों? जोड़ देना है। हमने जोड़ दिया। राइट, अब ध्यान देना है, जोड़ने के बाद आप क्या प्राप्त करेंगे? -4 का -4, हम इसे इस प्रकार से निरूपित करते हैं ऐसा, -4 का -4 +7 का +7 प्लस -3 का 3 बराबर में। बच्चों ध्यान देंगे, माइनस और प्लस क्या हो जाएंगे? माइनस, यानी घट जाएंगे। 7 में से 4 गया, कितना बच गया बच्चों? 3। बड़ा का चिन्ह क्या है? प्लस, यानी प्लस का चिन्ह आप ना दीजिए, कोई फर्क नहीं है। चलिए, माइनस का -3 का 3 बराबर में 3 में से 3 चला गया बच्चों, क्या मिल गया आपको? 0। आप यहाँ पर देखिए कि स्तंभ में पहले स्तंभ, दूसरे स्तंभ और तीसरे स्तंभ तीनों का रिजल्ट आपने क्या प्राप्त किया? 0। राइट, अब हम लोग स्तंभ के बाद अब निकालते हैं पंक्तियों का योग। ठीक है ना, यहाँ पर जो हम स्तंभ के लिए लिखे, आप यहाँ पर लिख सकते हैं स्तंभों का योग। यहाँ पर आप लिख सकते हैं स्तंभों का योग, पहला, दूसरा, तीसरा। राइट, अब यहाँ पर लिखेंगे पंक्तियों के लिए, या पंक्तियों का योग। पंक्तियों का योग। अब इसमें बच्चों आपको ध्यान देना है, पहली पंक्ति, तो वापस फिर यहाँ लिखते हैं पहला। अब पहले पंक्ति में देखिए कौन कौन से हमारी संख्याएं आती हैं। पंक्ति के बारे में बात किया, यानी 5 -1 -4, तो यहाँ पर लिखते हैं 5 -1 और -4। इन सबों को क्या करना है बच्चों? जोड़ देना है। चलिए जोड़ते हैं, 5 का 5 प्लस -1 का 1, फिर प्लस और माइनस, एक धनात्मक एक ऋणात्मक बन जाते हैं क्या? ऋणात्मक। 4 का 4 बराबर में। अब बच्चों यहाँ ध्यान देंगे, 5 में से 1 चले गए, क्या बच गए हैं? 4। हम यहाँ लिख देते हैं 4 -4, 4 में से 4 गया बच्चों, क्या बच गया? 0। राइट, चलिए ये हम लोग पहले स्तंभ, पहले पंक्ति के लिए काम किए। अब हम लोग काम करते हैं दूसरे पंक्ति के लिए, तो हम यहाँ लिखते हैं दूसरा। अब दूसरे में बच्चों आप ध्यान दीजिए कौन कौन सी संख्याएं हैं? -5 है, -2 है और 7 है, तो हम यहाँ लिखते हैं -5 है, फिर इसके बाद आपका -2 है और फिर आपका 7 है। इन सभी संख्याओं को क्या करना है बच्चों? जोड़ देनी है। राइट, अब इसको जोड़ते हैं। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, -5 का -5 प्लस -2 का 2
और प्लस 7 का 7 बराबर का बराबर। यहाँ ध्यान देंगे माइनस और माइनस क्या होते हैं, प्लस, यानी दो ऋणात्मक चिन्ह आपस में क्या बन जाते हैं, धनात्मक बन जाते हैं। तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 5 और 2 क्या हो जाएगा बच्चों, 7। दोनों में से बड़ा कौन, 5 का चिन्ह क्या, माइनस, यानी माइनस, और फिर यहाँ पर हो जाएगा प्लस 7 का प्लस 7। एक धनात्मक चिन्ह एक ऋणात्मक चिन्ह क्या बनाते हैं, ऋणात्मक, यानी घट जाएंगे। तो 7 में से 7 चले गए, क्या बच गया बच्चों, 0। राइट। अब बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये दूसरे पंक्तियों का योग हमने किया। अब हम लोग करते हैं यहाँ पर तीसरा पंक्तियों का योग। अब तीसरे में कौन कौन है, 0 है, 3 है और -3 है। हम यहाँ लिखते हैं 0, फिर लिखते हैं 3, फिर लिखते हैं -3। अब इन सबों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब बच्चों यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, 0 और 3 को जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, 3, प्लस माइनस क्या होता है, -3 का 3 बराबर में 0। आपने क्या देखा, आपने देखा कि पंक्तियों के योग, यानी पंक्तियों के योग के जो रिजल्ट जो प्राप्त हुए वह भी क्या प्राप्त हुए, 0। यानी यहाँ तक अभी यह प्रोसेस मायावी वर्ग की ओर बढ़ रहा है। अब यदि हमारी विकर्णों का भी योग का परिणाम अगर शून्य हो जाते हैं तब तो यह मायावी वर्ग है। तो अब उसके लिए मुझे चेक करना होगा अब विकर्णों का योग। तो बच्चों अब ध्यान देंगे, विकर्णों का योग, विकर्णों का योग में कौन सा विकर्ण बच्चों, सबसे पहला विकर्ण। पहला विकर्ण में कौन कौन सी संख्या है, 5 है, -2 है, -3 है। हम यहाँ लिखते हैं 5, -2, -3। इन सबों को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, बराबर। अब बच्चों यहाँ पर आप ध्यान देंगे, 5 का 5 हो गया, प्लस माइनस -2 का 2, प्लस माइनस -3 का 3 बराबर। अब बच्चों यहाँ ध्यान देंगे, प्लस माइनस यानी घट जाएंगे, 5 में से 2 चला गया, 3 -3, 3 में से 3 चला गया बच्चों, क्या बच गए, 0। यहाँ तक यह मायावी वर्ग दिख रहा है कि यह मायावी वर्ग हो सकता है। अभी हमारे पास एक विकर्ण और बचे हुए हैं, अगर वह 0 हो गए तब तो यह मायावी वर्ग है, अदरवाइज नहीं है। तो अब हम लोग यहाँ लिखते हैं दूसरे विकर्णों के लिए, यानी दूसरा। अब दूसरा विकर्ण में हम यहाँ लिखेंगे पहली संख्या कौन, 0, दूसरी संख्या कौन, -2, और तीसरी संख्या क्या है, तो -4। यहाँ लिखते हैं -4 बराबर। 0 का 0, प्लस माइनस -2 का 2, प्लस माइनस -4 का 4 बराबर। 0 में से 2 चला गया तब तो -2 ही बच गया, और -4 का -4 हो गया। माइनस माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस, यानी जुड़ जाएगा, तो 4 और 2 6, और बड़ा का चिन्ह क्या है, माइनस, यानी कि -6। अब बच्चों आप यहाँ ध्यान देंगे, मायावी वर्ग या जादुई वर्ग हम किसे कहते थे, हम कहते थे कि जिनकी प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ, प्रत्येक विकर्ण, सभी की संख्याओं का योग, इन सबों की संख्याओं का योग यदि समान हो तो। लेकिन यहाँ हमने देखा क्या कि जो हमारे दूसरे विकर्ण हैं उनकी संख्याओं का योग क्या बराबर आया, नहीं, अतः यह एक मायावी वर्ग नहीं है। तो बच्चों हम यहाँ नीचे लिखेंगे, अतः यह एक मायावी वर्ग नहीं है। राइट बच्चों, इसी प्रकार आप एक दूसरे जो वर्ग दिए हैं, वर्ग बी, आप उसे चेक करेंगे कि क्या वह एक मायावी वर्ग है या नहीं।